ये विवाद भौगोलिक सीमा से बढ़कर ऐतिहासिक और कानूनी संप्रभुता का है, उसकी जंग का है। ये द्वितीय श्रृंखला प्रशांत महासागर और ओखोत्स्क सागर को अलग करती है। 1855 की शुमेटा संधि यानी कि ट्रीटी ऑफ शुमेटा के तहत जापान और तत्कालीन रूसी साम्राज्य ने इन द्वीपों पर जापान की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में अगस्त 1945 में सोवियत संघ ने मित्र राष्ट्र के समझौते के तहत जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और इन चारों द्वीपों पर बलपूर्वक अपना सैन्य नियंत्रण स्थापित कर लिया। युद्ध खत्म होने के बाद वहां पर मौजूद लगभग 17,000 जापानी नागरिकों को खदेड़ दिया या फिर वहां से निकाल दिया। तब से लेकर आज तक इन द्वीपों के मालिकाना हक को लेकर कोई भी अंतिम फैसला या सहमति बन नहीं पाई है। अब ये जो क्षेत्रीय विवाद है, इस विवाद की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त हुए करीब करीब 80 साल हो गए, लेकिन दोनों देशों ने आधिकारिक शांति समझौते पीस ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए, जबकि बाकी युद्ध में शामिल देशों ने हस्ताक्षर कर लिया। एक तरह से आप समझिए कि रूस और जापान के बीच दूसरा विश्व युद्ध जारी है, क्योंकि शांति समझौते पर हस्ताक्षर ही नहीं हुए हैं। और जब हस्ताक्षर नहीं हुए तो आप समझिए कि किस तरह की स्थिति होती है। आगे बढ़ने से पहले प्रशांत महासागर और ओखोत्स्क सागर को समझिए। दरअसल विशाल आकार के कारण इसके अलग अलग हिस्सों में तापमान अलग अलग होता है। एक द्वीप का तापमान अलग होगा, दूसरे का तापमान अलग होगा, तीसरे का तापमान अलग होगा, यहां पर होता है। लेकिन इसका जो खुला पानी है वो सर्दियों में पूरी तरह से जमता नहीं है, जबकि ओखोत्स्क सागर अपने अत्यधिक ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है। वहां पर बेहद ठंड होती है। अब सर्दियों में साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाओं के कारण इस सागर का एक बड़ा हिस्सा बर्फ की मोटी परतों में ढक जाता है, जिससे यहां जहाजों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। प्रशांत महासागर में पानी अधिक खारा और स्थिर होता है, जबकि ओखोत्स्क सागर में रूस की प्रसिद्ध अमूर नदी और अन्य नदियों का मीठा पानी भारी मात्रा में इसमें गिरता है और इस वजह से ऊपरी हिस्से के पानी में प्रशांत महासागर की तुलना में नमक की मात्रा कम होती है। दोनों को अलग अलग करने वाली जो प्राकृतिक सीमा है उसमें कुरील द्वीप श्रृंखला, यही द्वीप श्रृंखला जिस पर विवाद है, वो प्रशांत महासागर और ओखोत्स्क सागर के बीच एक भौतिक दीवार या फिर बाधा का काम करती है। इन द्वीपों के बीच बने जल डमरू मान्यों के जरिए ही ओखोत्स्क सागर का पानी प्रशांत महासागर से मिल जाता है। दोनों का पानी भी अलग दिखता है। यहाँ आप ग्राफिक के तौर पर देख सकते हैं, एक तस्वीर आपके सामने बनी हुई है, एकदम अलग पानी दिखाई दे रहा है। आपको जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें एक द्वीप के समुद्र का पानी का रंग बिल्कुल अलग है और दूसरे द्वीप के समुद्र का पानी बिल्कुल अलग है, एकदम नीला दिखाई दे रहा है। तो वापस फिर से विवाद पर आ जाते हैं, इन द्वीपों के विवाद पर आ जाते हैं। अभी तक मैंने आपको इसका एक मिजाज बताने की कोशिश की थी। अब जानते हैं कि क्यों दूसरे विश्व युद्ध में ये जो विवाद है उसकी कहानी छुपी हुई। कुरील द्वीपों के विवाद से जुड़े द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम हफ्तों की बात मैं करता हूं। उसके बाद बनी जो वैश्विक व्यवस्था है उसकी गहराई से जुड़ी हुई बात करता हूं, क्योंकि फरवरी 1945 में मशहूर याल्टा कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेताओं के बीच एक गोपनीय कॉन्फिडेंशियल गुप्त समझौता होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन को यह आश्वासन दिया था कि यदि सोवियत संघ नाजी जर्मनी की हार के बाद जापान के खिलाफ युद्ध में शामिल होता है तो युद्ध के बाद कुरील द्वीप समूह और सखालिन का दक्षिण हिस्सा सोवियत संघ को सौंप दिया जाएगा। 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन सोवियत नेताओं ने आत्मसमर्पण के बाद भी 18 अगस्त से 3 सितंबर के बीच अभियान चलाकर चारों उत्तरी द्वीपों पर कब्जा कर लिया। 1951 में क्या हुआ? 1951 है कि 1951 में हुई सैन फ्रांसिस्को शांति संधि में जापान ने कुरील द्वीपों पर अपना दावा छोड़ दिया, लेकिन जापान का यह तर्क था कि ये चारों द्वीप यानी कि इतरूप, कोनाशीर
शिकोतान और होबोमाई भौगोलिक श्रृंखला में हिस्सा नहीं है, कुरील का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसके गृहद्वीप होकाइडो के प्राकृतिक विस्तार है। और इसी जटिलता, इसी परेशानी के कारण विवाद आज तक सुलझा नहीं है। दोनों देश इस मुद्दे पर एक दूसरे के सामने बने हुए हैं, लेकिन यहां पर रूस ने अब सख्त रुख अपना लिया है और अपनी मौजूदगी दिखाने के बाद अब जापान उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। इन द्वीपों पर दोनों देशों के दावे पूरी तरह से अलग अलग ऐतिहासिक तर्कों और अंतरराष्ट्रीय संधियों पर आधारित है। जापान इन्हें अपना नॉर्दर्न टेरिटरीज कह रहा है। उसका तर्क है ये द्वीप प्राचीन काल में जापानी संस्कृति और क्षेत्र का हिस्सा रहे। 1855 में रूस और जापान के बीच हुई शिमोटा संधि में आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया गया था कि चार द्वीप जापान के आधिकारिक क्षेत्र में आते हैं। जापान का कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ का कब्जा अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से उल्लंघन था। इसके विपरीत रूस का रुख एकदम सख्त और स्पष्ट था। मॉस्को का तर्क है कि द्वितीय विश्व युद्ध के नतीजों के आधार पर सोवियत संघ को इन द्वीपों का संप्रभु अधिकार मिला था। रूस 1945 के याल्टा समझौते और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद बने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला देता है। रूस का कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों को चुनौती देना इतिहास को नकारने जैसा है और इन द्वीपों पर रूसी संप्रभुता निर्विवाद है, जिसे किसी भी कूटनीतिक बातचीत में बदला नहीं जा सकता। जबकि जापान के तर्क मैंने आपको बता दिया कि जापान का क्या है। लेकिन 1956 यानी कि 1957 की घटना को मैं आपको समझाता हूं। रूस जो दो द्वीप थे, चार द्वीपों में से दो द्वीप, उन दो द्वीप को देने को तैयार हो गया था, लेकिन जापान ने कहा कि नहीं भाई, लेंगे तो हम चारों द्वीप लेंगे, दो से बात बनेगी नहीं। दरअसल दिलचस्प बात यह है कि इन द्वीपों के नाम स्थानीय एनु जनजाति की भाषा से निकलते हैं, जिसके कारण रूसी और जापानी दोनों भाषाओं में इनका उच्चारण लगभग एक जैसा है। जैसे इतिरूप और इतिरूफ, मतलब एक में पा रहा है और एक में फा रहा है। कुनाशीर, कुनाशीरी, कुनाशीरी जापानी और कुनाशीर रूस के। अब 1956 में दोनों देशों के बीच जो तनाव हुआ, उस तनाव को कम करने के लिए एक ऐतिहासिक साझा घोषणा पत्र यानी कि सोवियत जापान ज्वाइंट डिक्लेरेशन 1956 जारी किया गया। इस घोषणा पत्र के तहत सोवियत संघ एक समझौते पर तो सहमत हो गया कि यदि दोनों देश औपचारिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर लेते हैं तो फिर सोवियत संघ चार में से दो छोटे द्वीप शिकोतान और हाबोमाई समूह जापान को सौंप देगा। लेकिन जापान ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से ठुकरा दिया। जापान की जिद थी कि जब तक चारों द्वीपों पर उसकी संप्रभुता स्वीकार नहीं की जाती, बड़े द्वीप यानी कि इतरूप और कुनाशीर का मालिकाना हक नहीं मिलता, तब तक कोई शांति समझौता नहीं होगा। इसके अलावा शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर दबाव